हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। चेन्नई टेस्ट को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गौतम गंभीर ने बांग्लादेश को लेकर, प्लेइंग 11 को लेकर काफी कुछ कहा है। साथ में विराट कोहली ने उनका एक इंटरव्यू किया है जहां से कुछ खुलासे जो है वो निकल के आए हैं। एक एक मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात चेन्नई टेस्ट मैच की ही कर लेते हैं कि वहां से क्या अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। गौतम गंभीर की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, क्या उन्होंने कुछ कहा है आपको बताते हैं। तो स्पोर्ट्स अपडेट दिखा दें सबसे पहले, उसके बाद जो है आगे की चर्चा यहां पर करेंगी। गुरुवार से शुरू होगा भारत बांग्लादेश के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच। गंभीर ने दी पाकिस्तान को हराने के बाद बांग्लादेश को बधाई। हेड कोच ने कहा कि टीम इंडिया अच्छा क्रिकेट खेलेगी। उन्होंने ये कहा बेसिकली कि भाई बांग्लादेश ने अच्छा किया है पाकिस्तान में, उसके लिए उनको बधाई देता हूं, मगर ये अलग सीरीज है और टीम इंडिया यहां पर अच्छा करेगी। श्रीलंका में स्पिन से दिक्कत पर गंभीर ने जो है ना बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाई एक तरीके से डिसमिस ही किया है कि वनडे और टेस्ट में अंतर होता है। हमारी बल्लेबाजी मजबूत है, सक्षम है कि वो हर तरीके की जो है यहां पर वार झेल सकती है, तो स्पिन से बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इस बात को उन्होंने बहुत ज्यादा माना नहीं। हालांकि कैंप के अंदर जो है स्पिन से पार पाने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत जो है वो खिलाड़ियों से गौतम गंभीर ने करवाई है। एग्जैक्टली बोला क्या है आपको दिखा देते हैं। कोट प्लेट गंभीर ने क्या बोला। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, बल्कि सभी का सम्मान करते हैं। बांग्लादेश के साथ भी यही बात लागू होती है। हम विरोधी टीम को नहीं देखते और उसी तरह से खेलते हैं। उन्होंने यहां पर ये बात बोली है और साथ में बोला कि मैं जो है उनको बधाई देना चाहूँगा उसके लिए मैं कि उन्होंने पाकिस्तान में हराया है पाकिस्तान को, लेकिन ये एक नई सीरीज़ है, वो एक बेहतरीन टीम है। उन्होंने बांग्लादेश के बारे में बोला, हमें उन्हें यहाँ पर जो है अच्छा क्रिकेट खेल कर दिखाएंगे। हमारी बल्लेबाजी में इतनी गुणवत्ता है कि वो किसी भी तरह के आक्रमण का सामना कर सकती है। टेस्ट और वनडे में काफ़ी अंतर होता है। ये बात गौतम गंभीर ने बोल दी है। एक बोल्ड फेस कहीं ना कहीं सर रखने की कोशिश की है। एक तो स्पिन की बात है, उसको नहीं माना कि भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है या उस पर हमको कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हालांकि बांग्लादेश का अटैक ठीक ठाक है। दूसरा, बांग्लादेश को ये बता भी दिया कि भाई ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं, आपने एक अच्छी सीरीज़ जीती है, मगर ये इंडिया है और यहाँ पर जो है चीज़ें अलग होती हैं। हम आपको मैदान में दिखा देंगे। हाँ बिल्कुल, और दिखा भी देंगे। हाँ, मतलब मैं बहुत कम ऐसा होता है कि किसी के बयान से आप 100% सहमत हो। भाई हर आदमी का अपना एक प्रोसेस होता है, हर आदमी का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन गौतम गंभीर के बयान से ये कहा जा सकता है कि मैं और एक आम क्रिकेट फैन जो है वो 100% सेटिस्फाइड होगा, सहमत होगा। क्यों? क्योंकि वो बांग्लादेश को बधाई दे रहे हैं, देनी भी चाहिए। बांग्लादेश ने अगर पाकिस्तान को हराया है, अपने से 3 गुना ज्यादा अनुभवी टीम को हराया है, उसके घर में हराया है, हाँ। तो ऐसा नहीं कि बगैर अच्छा खेले हराया होगा। वो अच्छा खेल के आ रहे हैं, इसलिए उनको बधाई। एशिया की टीम है एक, और जिन हालात में है, जहां जिस तरह का उनके यहाँ भी राजनीतिक उठापटक चल रही है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि स्पिनर को लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है। उसके पीछे 2 वजह हैं। एक, वो जब एज अ कोच सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, मैं ठीक करा लूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है, यही तो मेरा काम है। हाँ। कि ये जो, और विराट कोहली या रोहित शर्मा को स्पिन खेलना सिखाना तो है नहीं, बस दिमाग में अगर कुछ बैठा हुआ है, डाउट कुछ है तो उसको दूर कर देना है। और अगर एज अ प्लेयर आप देखेंगे, एज अ एक्स प्लेयर देखेंगे, तब तो गौतम गंभीर को स्पिनर से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब वो उन चुनिंदा ओपनर्स में से रहे जो जितना अच्छा फास्ट बॉलर खेलते थे उतना अच्छा स्पिनर खेलते थे। बिल्कुल। तीसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि भाई आपने बहुत अच्छा खेला, आपको बधाई, आप वहां पाकिस्तान को हरा के आए, लेकिन हम भारत हैं, यहाँ पर आप आइए, आपका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम खराब नहीं खेलेंगे। जो पाकिस्तान ने आपको जीतने का मौका दिया वो मौका हम नहीं देंगे। बिल्कुल जी, अच्छा खेल के दिखाएंगे। बस थोड़ा सा इसके अंदर ना एक पेच ये है कि अगर मौसम पे अपडेट पे नजर डालें ना, तो पहले दिन भी बारिश है और तीसरे दिन भी बारिश है, तो खेलेंगे तो तब जब बारिश जो है उसको अलाउ करेगी। वैसे इस महीने में चेन्नई में अमूमन जो है टेस्ट मैचेस ऑर्गेनाइज नहीं कराए जाते हैं। रेनी सीजन जो है होता है, मगर ये टेस्ट मैच हो रहा है और बताया जा रहा है कि लाल मिट्टी की पिच पर होगा, जहां पर स्पिनर का रोल शुरुआत में उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। चलिए जी, इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले ना एक बार रिकॉर्ड पर भी नजर डाल लेते हैं कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का रिकॉर्ड टेस्ट मैचेस में क्या कहता है। दोनों टीमों के बीच में 13 टेस्ट मैचेस हुए हैं। भारत को 11 में जीत मिली है, बांग्लादेश ने कोई टेस्ट मैच जीता नहीं है। ड्रॉ जो है वो 2 टेस्ट मैच हुए, टाई कोई नहीं हो पाया है। अगर बांग्लादेश इस रिकॉर्ड पर नजर डालेगा तो उनको लगेगा कि वो शायद जो है अभी तक जो नहीं कर पाए वो फिर भी नहीं कर पाएंगे, मगर अगर वो इस चीज के ऊपर देखेगा कि भाई हमने पाकिस्तान को हरा दिया, बेहतर खेले, अच्छा खेले, तो हम हिंदुस्तान को भी टक्कर यहां पर दे सकते हैं। मगर उसकी तैयारी जो है वो टीम इंडिया ने पूरी कर रखी है। जो बांग्लादेश की स्ट्रेंथ है
उस स्ट्रेंथ पर जो है नहीं जा रहे, उस स्ट्रेंथ पर उनको नहीं दी जा रही। उनको एक बताया जा रहा है सर रेड सॉइल पिच दी जाएगी जिसमें तेज गेंदबाजों के लिए काफी कुछ होगा, स्पिनर्स बाद में प्ले में आएंगे। ऐसे में टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो एशियन कंडीशंस में होता ही है। तो आधी एक 20-25% का एडवांटेज टॉस आपको दे देगा। ओवरकास्ट कंडीशंस है, बारिश का मौसम है, पिच लाल है, तो बांग्लादेश के लिए तो कहीं पर भी कोई रिस्पाइट नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से इस टेस्ट मैच में जो बात आपने कही ना कि इस मौसम में चेन्नई में टेस्ट मैच अमूमन नहीं होते हैं, ये बात ऐसा नहीं कि विराट कोहली को नहीं पता है, ये बात ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा को नहीं पता है, ये बात ऐसा नहीं कि गौतम गंभीर को नहीं पता है, जसप्रीत बुमराह को नहीं पता है या आर अश्विन को नहीं पता है, सबको ये बात पता है। आर अश्विन तो वहां के लोकल बॉय हैं। अब इसमें बांग्लादेश को पिच से, मौसम से, खिलाड़ियों से जो चुनौतियां हैं वो तो ही हैं। भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को 3.5 दिन में खत्म करने के लिए जाएगी, 3 या 3.5 दिन में। क्यों? हो सकता है मैच तो 5 दिन चले, लेकिन वो जो सेशंस खराब होंगे बारिश की वजह से, पहले दिन मान लेते हैं नहीं हुई बारिश, पूरा मैच 90 ओवर का हो गया, तो दूसरे दिन होगी। 5 दिन के खेल में कभी ना कभी तो व्यवधान वो बारिश की वजह से आएगा ही आएगा। तो उस व्यवधान को माइनस करके जब आप 3.5 दिन में या 3 दिन में टारगेट करके चलते हैं कि हमने भाई साहब पहले अगर बैटिंग आ गई तो 500 रन जोड़ना है, और फिर ये लो जसप्रीत बुमराह और ये लो आर अश्विन, जाओ कर दो अपना काम खत्म, इनको दो इनिंग इनको 500 रन नहीं बनने देना है। तो इसलिए ये जो ओवर एग्रेसिव अप्रोच होगा, अगर ये 5 दिन का, मतलब इसको ऐसे समझिए कि क्लास में आपने शैतानी की हुई है और टीचर पहले से ही गुस्से में आ रहा है, तो वो तो पिटना तो आपने वैसे ही था। आपने शैतानी की है, शैतानी पकड़ी जा चुकी, तो पिटना तो आपने पहले से था। टीचर पिछली क्लास से और गुस्से में आया तो वो दुगुना पीटता है। तो वो वाला मामला हो गया है कि अभी भारतीय टीम वैसे ही एग्रेसिव है। भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दिख रहा है, उसमें ये मौसम से मैच को बचाना, रिजल्ट निकालने के लिए वो ओवर एग्रेसिव खेलेगी। ये शायद बांग्लादेश के लिए और ज्यादा बड़ा खतरा है। बिल्कुल जी, बांग्लादेश के लिए खतरा है। बांग्लादेश ने खतरा मोल ले ही लिया, क्योंकि अब तो टेस्ट मैच तो होना ही है ना भाई, अब सीरीज तो खेलनी है। उसके अंदर किस तरीके से वो एक ब्रेव फेस शो कर पाए, जो उन्होंने साख बनाई है कि भाई हमारी क्रिकेट बढ़ गई है, हम एक अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, अगर वो उतना भी कर पाए, दिखा पाए, जीत हार तो बाद की बात है, तो वो बड़ी बात होगी। और इंडियन टीम जो है उनको वो मौका देगी कि भाई आओ और दिखाओ हमें कि कितना आप में स्किल लेवल है। जो आपने पाकिस्तान में दिखाया उसका 50% भी अगर यहाँ पर बांग्लादेश अचीव कर पाती तो बहुत बड़ी बात ये हो जाएगी। तैयारी पूरी है, क्योंकि कैंप जो है वो लगा रहा और उस कैंप में जो है पूरी तैयारी कर ली, इसलिए बड़े आश्वस्त से जो है वो कोच गंभीर भी नजर आ रहे हैं कि भाई कोई परेशानी नहीं है हमको, हमें कोई दिक्कत यहाँ पर है ही नहीं, न स्पिन से ना किसी और चीज़ से, हंसते गालते जो है हम ये इस टेस्ट मैच को खेल लेंगे। अब खेलना है तो भाई 16 में से 11 भी चुनने हैं। अब 11 को लेकर जो है उन्होंने जो है कुछ अंदेशा यहाँ पर दिया है कि भाई हम 11 में जो है क्या हो सकता है। पहले तो हम बता देते हैं कि उन्होंने बयान क्या दिया है, फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको कि भाई संभावित 11 क्या हो सकती है। हम किसी को भी ड्रॉप नहीं करते हैं और टीम में सिर्फ 11 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं, इसलिए सरफराज खान और ध्रुव जुरेल जैसे युवा खिलाड़ियों को अपने मौके के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऑलमोस्ट चीजें क्लियर कर दी उन्होंने। 16 में से 2 नाम तो आप माइनस कर ही लीजिए कि भाई अब जो है उनको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सीधा सा मतलब ये है कि भाई जो खिलाड़ी चोटिल हुए थे अब वो फिट हो गए हैं, तो उनको भाई पहले जगह दी जाएगी। ऋषभ पंत और केएल राहुल, वो दोनों चोटिल होके बाहर थे, ना कि ड्रॉप किए गए थे, ना कि आउट ऑफ फॉर्म होके बाहर थे। तो जब वो फिट होके आ गए तो पहले उनको जगह दी जाएगी, आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ गलत सरफराज खान ने भी नहीं किया सर, और ध्रुव जुरेल ने भी नहीं किया, उल्टा बहुत अच्छा किया, उसके बावजूद भी इंतजार करना पड़ेगा। ये कुछ वैसी ही कहानी है जो युवराज सिंह के साथ अपने करियर में घटती रही कि भाई उनको इंतजार करना पड़ा। वो इंतजार जब तक खत्म नहीं हुआ, जब तक कि उनका खुद टेस्ट मैचेस खेलने का जो है वो जील चला नहीं गया। मैं तो इसको और ज्यादा गंभीर बताऊंगा। मुझे तो लगता है कि युवराज सिंह तो फिर भी इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, भारत के बड़े मतलब लिमिटेड ओवर्स के तो बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे। वर्ल्ड कप आपने जीता तो उसमें वो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। टेस्ट मैचेस में हाँ उनका करियर उस तरह से नहीं चमका जैसा वो चाहते रहे होंगे, लेकिन फिर उन खिलाड़ियों का क्या जो भारतीय टीम की शक्ल ही नहीं देख पाए। आप जाकर पूछिए अमोल मजूमदार से उनके दिल का दर्द, आप जाके पूछिए मिथुन मनहास से उनके दिल का दर्द, आप जाके पूछिए आशीष विस्टन जैदी से उनके दिल का दर्द, आप जाके पूछिए उबैद कमाल से उनके दिल का दर्द। ये सब जो नाम मैं ले रहा हूं ये तो मैंने 4 लिए, ऐसे 4000 नहीं 40,000 नाम होंगे। और ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने अपने वक्त पर या तो रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाते थे या रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेके बैठे होते थे, लेकिन नहीं खेल पाते थे। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं थी। और वही बात जो आपने आज ये हम जिसे वॉल कहते हैं उस पर भी जो लिखा हुआ है वो भी आपको दिख भी जाएगा थोड़ी देर में। दिखा दे जी, वॉल दिखाएं। हम जो बता रहे हैं कि हम किसी को ड्रॉप नहीं करते, लेकिन अब इसमें तरीका क्या है? खिलाना तो 11 खिलाड़ी को है, खिलाते तो
गावस्कर भी जब कप्तान थे तो 11 ही थे, वाडेकर भी जब कप्तान थे तो 11 ही थे, और रोहित शर्मा भी कप्तान है तो 11 ही खिला सकते हैं। भाई क्रिकेट का नियम है। हम कर क्या सकते हैं ऐसे में? हम बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम खिलाड़ी को फ्रस्ट्रेट होने से, झुंझलाहट पैदा होने से, अपने आप को डीरेल होने से बचाने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या कम्युनिकेट किया? हमने एक अनसेड रूल बनाया कि अगर कोई खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर जाएगा, उसकी बदले में कोई भी आए, वो शतक बना दे, दोहरा शतक बना दे, तिहरा शतक बना दे, ठीक है, लेकिन हम जब वो खिलाड़ी जो चोट की वजह से वापस गया था वापस आएगा तो हम उसको प्राथमिकता देंगे। रूल नंबर 1, जो कहीं लिखेंगे नहीं लेकिन ऐसा होगा। हम आपस में एक समझ तैयार करेंगे। और दूसरा, जिस खिलाड़ी को हम उस परिस्थिति में बाहर बैठने के लिए कह रहे हैं, उसको हम कहेंगे कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, आपको जब भी हमने मौका दिया आप बहुत अच्छा खेले, आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं, आप अपने आप को बिल्कुल एकदम फिट रखिए, चुस्त दुरुस्त रखिए, जैसे ही पहला मौका मिलेगा हम आपको फिर देंगे। यही शायद एक प्रोफेशनल टीम कर भी सकती है, वही वो कर भी रहे। बिल्कुल, एक समझदार हेड कोच या एक समझदार टीम मैनेजमेंट यही कर सकती है, भाई कम्युनिकेशन प्रॉपर रखे। खेलने तो 11 ही हैं। अब उन 11 की शक्ल भी हम आपको दिखा देते हैं जी, कि कौन से संभावित 11 जो हैं, जो हमें लगता है कि वो हो सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा डिबेट है, ठीक है। मैं आपको पहले 11 दिखा देता हूँ। 11 दिखा दो भाई। टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, यहां तक मामला सेट है। अब नाम आता है जी कुलदीप यादव का। अब इसको स्लैश कर लो, इसके सामने लिख लो अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। ये भी मामला सेट है कि भाई आप जो है दोनों एक्सपीरियंस बॉलर हैं तो उनके साथ जाओगे। बस एक ही पेच है जिसके ऊपर एक बहस हो सकती है कि भाई कुलदीप यादव को रखा जाए या अक्षर पटेल को रखा जाए। अब जो टीम इंडिया की सोच है सर, जो पिछले कुछ टाइम से हमने देखी है कि वो ऐसे ही गेंदबाज पसंद करते हैं जो बल्लेबाजी कर सकें, चाहे कुलदीप यादव वैरायटी लेके आते हो। मगर क्योंकि अक्षर पटेल ने दिलीप ट्रॉफी में भी अच्छा किया, कुलदीप का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, तो या तो कुलदीप होंगे या अक्षर होंगे, इन दोनों में से चॉइस है। बट यही है कि आप जिगरा अगर बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं दिखा पाओगे कि वहां पर भी आपको बल्लेबाजी डीप करनी है, तो फिर कहां दिखाओगे? और दूसरी बात ये कि जो आप ये बात कह रहे हैं ना, कुलदीप यादव इस बात को समझ चुके हैं। अगर आप अभी देखेंगे पिछली टेस्ट सीरीज, तो उसमें कुलदीप यादव भी विकेट के सामने टिककर उन्होंने बल्लेबाजी की थी। तो संभवतः मैं कुलदीप यादव का नाम इसलिए और ज्यादा रिकमेंड करूंगा या उनके साथ खड़ा होऊंगा, उसकी 2 वजह हैं। एक तो आप एक ही टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 में बिल्कुल एक जैसे 2 खिलाड़ी को खिलाएं, यानी रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। दोनों अनुभव को अगर आप हटा दें और अगर आपको कहा जाए कि ये एक्सपीरियंस अभी इनके साथ नहीं है, तो आप एक जैसी गेंदबाजी, एक जैसी बल्लेबाजी की स्किल और एक जैसी अच्छी फील्डिंग की स्किल, तो आप क्यों ही जाओगे? पहली चीज, कोई वेरिएशन नहीं लेके आ रहे, कोई अलग वो नहीं, वेराइटी लेके नहीं आ रहे। बिल्कुल। दूसरा जो बात अभी मैंने कही, कुलदीप यादव ने पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में, खासतौर पर जो होम सीरीज थी अभी, उसमें यह दिखाया कि हाँ, मुझे ये बात समझ में आती है कि मुझे भी अपने विकेट का एक प्राइस लगाना पड़ेगा। मुझे भी वो टेस्ट मैच में 15-20 रन, ज्यादा नहीं लेकिन 15-20 रन बनाने पड़ेंगे। होता क्या है कुणाल, हम सब जानते हैं, जब एक बल्लेबाज 15-20 रन बनाता है तो स्कोर बोर्ड पे सिर्फ 15-20 रन नहीं जुटते, वो सामने वाला भी तो कुछ कर रहा है ना। सामने वाला ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला वहां गया हुआ है फिल्म देखने के लिए। तो 15-20 आपके बने और 15-20 अगर सामने वाले के बने, तो आप जिस नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं वहां पर उस पर्टिकुलर विकेट के लिए आपने 30-35 रन की साझेदारी कर दी। यही चाहिए होता है टेस्ट मैच में, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। और चूंकि आप बहुत कैटेगोरिकली आपने केएल राहुल को रखा हुआ है और आपने केएल राहुल को रखने के साथ साथ सरफराज को कहा है कि नहीं, आप अभी बाहर बैठिए, आप इंतजार कीजिए। केएल राहुल का जो रोल है उसमें आपको करना क्या है? आपको यही तो करना है कि आपको ये जो बाकी नाम है, जितने भी निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, उनको केएल राहुल को सपोर्ट करना है कि हाँ, हम 10 गेंद खेल लेंगे, हम 20 गेंद खेल लेंगे। इतना खेलने भर का मादा जो है वो कुलदीप यादव भी अब दिखा रहे हैं लगातार, और इसी वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई चीज मेरे नेगेटिव जाती है मेरे लिए, तो यही जाती है कि मैं विकेट पर टिक नहीं पाता हूं। ऐसा एक परसेप्शन। बिल्कुल जी, ऐसा एक परसेप्शन है। मगर दिलीप ट्रॉफी में जो है बल्ले से कमाल अक्षर पटेल ने किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भाई अक्षर पटेल को जगह मिलती है। मुझे एक चीज, सर इसमें पता है क्या है, अक्षर पटेल को अगर आपने होम कंडीशन में नहीं खिलाया ना, तो आप बाहर वैसे नहीं खिला पाओगे। हाँ, लेकिन अब आपको विनिंग कॉम्बिनेशन चाहिए या आपको ये देखना है कि इस खिलाड़ी को नहीं खिला पाऊंगा तो नहीं खिला पाऊंगा। रिंकू सिंह को उन्होंने कोलकाता में गौतम गंभीर ने नहीं खिलाया तो नहीं खिलाया ना। अगर एक कोच के तौर पर मेरा काम क्या है? मेरा काम है टीम को जीत दिलाना। मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको खुश रखूं, ठीक है? इससे कोई मतलब बहुत ही क्लियर कट है। अगर कोई नाराज होता है, नाराज भी हो जाए, लेकिन मेरा काम टीम को जीत दिलाना है। और उस जीत के लिए मुझे अगर किसी एक खिलाड़ी को बाहर बिठाना पड़ जाए तो बिठाना ही पड़ेगा। यही मुझे कहा गया है करने के लिए, यही मेरा काम भी है। और जो बात अभी दिलीप ट्रॉफी की आप कर रहे हैं, मुझे लगता है दिलीप ट्रॉफी के परफॉर्मेंस को आप
मैटर करे या ना मैटर करे उस केसेस में जो खिलाड़ी पक्के खिलाड़ी नहीं होते, वो 4-5 खिलाड़ी के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप हर खिलाड़ी का दिलीप ट्रॉफी का परफॉर्मेंस देख के ही उसको खिलाएंगे प्लेइंग 11 में कि तो फिर उसमें अक्षर पटेल ने रन बनाए हैं और कुलदीप यादव ने नहीं बनाए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको ऐसे देखता हूं। और कुलदीप यादव का काम फिर भी मैं कहूंगा प्राइमरली रन बनाना नहीं है, उनका काम विकेट लेना है और वो आप उनको देंगे मौका, क्योंकि कुलदीप यादव ने जिस तरह का अपना परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में दिखाया है, जिस तरह का इंप्रूवमेंट किया है, जिस तरह की वैरायटी वो लेकर आए हैं, जिस तरह के वो कॉन्फिडेंस में है, आप अपना एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर ऐसे नहीं बिठा सकते कि चलो जी बिठा देते हैं क्योंकि वो अक्षर पटेल को यहां नहीं खिला पाएंगे तो फिर कहीं खिला नहीं पाएंगे। बिल्कुल जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि टीम इंडिया किस तरीके से सोचती है, गौतम गंभीर किस तरीके से सोचते हैं और वो जो पुरानी सोच है कि भाई जो गेंदबाज बल्लेबाजी कर सके उसको प्रेफरेंस दो, उसमें कोई बदलाव आया है कि नहीं आया। चलिए जी, चेपॉक पर मुकाबला है, चेन्नई में मुकाबला है, तो चेन्नई में टीम इंडिया का रिकॉर्ड कैसा है इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि वहां पर टीम इंडिया ने अभी तक किया क्या है, कितने टेस्ट मैचेस खेले, कितने में जीत दर्ज हुई है, फटाफट से दिखा दें। 35 टेस्ट मैच जो है टीम इंडिया ने खेले हैं, 15 जीते हैं, 7 हारे हैं, 11 ड्रॉ रहे हैं और 1 जो है वो टाई रहा है। तो ठीक ठाक रिकॉर्ड है, अच्छा ही रिकॉर्ड इसे कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, मगर ये है कि भाई होम कंडीशंस को हमेशा टीम इंडिया ने एक्सप्लॉइट किया। पिछले 5 टेस्ट मैचेस की बात करूं तो एक ही टेस्ट मैच टीम इंडिया ने यहां पर हारा था, इंग्लैंड से हारा था, 2021 में शायद वो मुकाबला हुआ था। उसके अलावा कोई टेस्ट मैच जो है हाल फिलहाल में टीम इंडिया ने यहां पर हारा नहीं है। अब टीम इंडिया यहां क्या कर सकती है इस टेस्ट मैच में? बहुत कुछ अचीव करने को है जी, सिर्फ टेस्ट मैच जीतना नहीं है, सिर्फ वो WTC को देखना नहीं है, बहुत कुछ अचीव करने को है। कुछ 5-6 रिकॉर्ड्स हैं जो इंडियन टीम यहां पर अपने नाम कर सकती है, एक एक करके वो सारे रिकॉर्ड जो हैं हम आपको दिखा देते हैं। पहली बार टेस्ट क्रिकेट में हार से ज्यादा जीत का मौका, मेरे ख्याल से अभी 178 हार है, 178 जीत है। अगर यहां पर जीत जाते हैं तो इंडियन टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ऐसा होगा कि आपकी जीत ज्यादा होंगी टेस्ट क्रिकेट में और हार कम हो जाएंगी। टेस्ट की चौथी सबसे कामयाब टीम बनने का मौका है, मतलब अगर 2 टेस्ट मैच आप जीत जाओगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज के बाद आपका नाम आ जाएगा, साउथ अफ्रीका को आप पीछे कर दो अगर ये दोनों टेस्ट मैच जीत लेते हो। 58 रन बनाते विराट कोहली सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे, 600 पारियों से कम लेंगे वो और वो ये मुकाम हासिल कर लेंगे। सचिन तेंदुलकर के नाम ये रिकॉर्ड है, 623 पारियां उन्होंने ली थी 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने के लिए। और पूरे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जो इतना लंबा चौड़ा 100 साल पुराना जो भी इतिहास है उसमें किसी ने भी इतने रन इतनी कम पारियों में नहीं बनाए। रविंद्र जडेजा 6 विकेट दूर हैं 300 टेस्ट विकेट लेने से और WTC के सबसे कामयाब गेंदबाज आर अश्विन बन सकते हैं अगर वो पूरी टेस्ट सीरीज के दौरान 14 विकेट हासिल कर लेते हैं तो सर ये काफ़ी सारे रिकॉर्ड हमने गिना दिए और ये रिकॉर्ड जो है वो टीम इंडिया अचीव करना चाहिए। सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो तो यही है कि भाई आप पहली बार आपके खाते में जो है ना वो जीत ज़्यादा होंगी, हार कम, वो एक अलग फीलिंग है और वो कंसिस्टेंसी दिखाता है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सफर है कुणाल, मतलब 1932 में भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच खेलती है, वहां से आप याद करिए और फिर आप पाएंगे कि किस तरह से चीजें भारतीय टीम, पहले कहा जाता था कि सिर्फ हारने के लिए बाहर जाती है, फिर किस तरह से वहां जाकर विदेश में वो पहली जीत जो अजीत वाडेकर की कप्तानी में मिली या वो जो पहली जीत जब बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में मिली, जिस तरह से इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, जिस तरह से वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराया, जिस तरह से गावस्कर ने वेस्ट इंडीज में जाकर परचम लहराया, तो आज जो हम इस जगह पर खड़े हैं ना जहां 178 जीत और 178 हार के बाद 179 जीत के साथ हमारी हिस्ट्री क्रिएट होगी, वो इतना आसान नहीं था। और इसमें जो दिलचस्प बात है जो मुझे लगता है कि शायद सब्सक्राइबर्स को बतानी चाहिए, बिल्कुल, आप जैसे पढ़ते हैं ना कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, AC और BD अंग्रेजी में, ईसा पूर्व हिंदी में, वैसे अगर आप इसको देखेंगे तो 2000 साल 2000 से पहले और साल 2000 के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। साल 2000 के पहले भारतीय टीम जो है उसने 63 मैच जीते थे और 112 मैच हारे थे, यानी लगभग दोगुने मैच हारे थे। 2000 के बाद, साल 2000 के बाद पिछले 24 साल में भारतीय टीम ने 66 मैच गंवाए हैं और 115 मैच जीते। ये आपका क्रिकेट में जो डोमिनेंस आया है ना पिछले 2-2.5 दशक में, जो हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं, और इसकी नींव किसने रखी? यहाँ पे सौरव गांगुली भारतीय टीम में कप्तान थे, 2000 के आसपास की बात ये हो रही है। तो वो जो एरा है जहां पर आप गांगुली को लेंगे, फिर द्रविड़ को लेंगे, फिर आप कुंबले को लेंगे, फिर आप धोनी को लेंगे, फिर आप विराट को लेंगे, तो वो एक बैटन है। वो बैटन जो है कामयाबी की अब आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अब जो दबदबा है इस पूरी उसमें लिस्ट में जो आप लिस्ट बता भी रहे थे, वो दबदबा है ऑस्ट्रेलिया का। मतलब क्या कमाल का ही वो है कि आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 232 टेस्ट मैच गंवाए हैं और 414 टेस्ट मैच जीते हैं। आप सोचिए, क्रिकेट का जन्म होता है इंग्लैंड में। इंग्लैंड के ऐसे आंकड़े नहीं है, इंग्लैंड के
325 हार है और 397 जीत है, 300 के आसपास हैं दोनों चीजें। वहां ऑस्ट्रेलिया दोगुने मैच लगभग जीत के बैठा हुआ है। तो अब आप यहां से उस रास्ते पर चलेंगे जहां से आप उस अपनी जीत की जो संख्या है वो अभी तो एक बढ़ेगी, लेकिन साल के अंत तक आप चाहेंगे कि ठीक ठाक वहां पर मार्जिन हो जाए और वही शायद आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टिकट भी मिलेगा। बिल्कुल जी मिलेगा, और वेस्ट इंडीज से आप आगे निकल सकते हैं। वेस्ट इंडीज ने कुछ 183 मैच जो है ना वो जीते हुए हैं, तो आप वो कोशिश करोगे भाई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से आगे निकलना पॉसिबल, इसलिए भी उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले बहुत ज्यादा। हाँ, शुरुआत तो उन्हीं लोग की हुई ना। उन्होंने खेले बहुत की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका आई, तो अभी आपने नंबर ऑफ मैचेस भी कम खेले। राइट, तो वो उस तरीके से जो है देखा जाएगा कि भाई यहाँ पर अब टीम इंडिया के पास जो है ये अचीव करना है, खिलाड़ियों के पास अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं, इन सब के अलावा जो है ना जो सबसे बड़ी नज़र जो है ना जो अब फोकस आ चुका है कि ट्रॉफीज, तो वो WTC का फाइनल जो आप 2 बार हार चुके हो, तीसरी बार आप पहुंच के उसको जीतना चाहते हो, शुरुआत जो है वो बांग्लादेश सीरीज से हो जाएगी। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब कोच साहब के बारे में हमने बात की, कोच साहब का इंटरव्यू हुआ है और विराट कोहली ने लिया है, बड़ा एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू की कुछ बातें हैं और उसके कुछ सवाल जवाब है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं, फिर उस पर चर्चा भी कर लेंगे। विराट कोहली ने गौतम गंभीर का इंटरव्यू लिया, BCCI ने इस इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज कराया है और अपना 20 मिनट का इंटरव्यू जो है वो डाला है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। दोनों ने खुलकर पुराने किस्सों के बारे में बातचीत की है, हंसते गाते जो है दोनों बातचीत करते नजर आए। मैदान पर लड़ाई झगड़े को लेकर भी बातचीत हुई, वो बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और विराट ने अपनी कप्तानी को लेकर भी जो है ना खुलकर बात बोली है। तो पहले लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, ठीक है कि लड़ाई झगड़ा पे बात जो है वो हुई क्या, ठीक है, लड़ाई झगड़े पे बात क्या हुई वो दिखाएं जी। सवाल जवाब वाला सवाल क्या था विराट कोहली का और गंभीर ने जवाब क्या दिया, बड़ा हाजिर जवाब जो है उनका था। सवाल यह था कि आप जब मैदान में विपक्षी खिलाड़ियों से भिड़ते हैं तो उस दौरान आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, विवाद के बाद आप अपने जोन से बाहर हो जाएंगे और आउट हो जाएंगे या फिर आप इस विवाद से और मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये सवाल जो है ना ये पूछा गया विराट कोहली ने। गंभीर ने जवाब दिया कि मुझसे ज़्यादा तुमने मैदान में झगड़े किए हैं, मेरे हिसाब से इस सवाल का जवाब तुम बेहतर तरीके से दे सकते हो। उसके बाद दोनों हंसने लग गए, ठीक है, झगड़े तो आपस में भी इन्होंने किए हैं, ठीक है, तो ये बात दूसरों से तो किए, आपस में भी कर लिए हैं, तो झगड़ों के मामले में जो है वो ठीक है। मगर ये है कि दोनों सर बैठे कोच और आपका बेस्ट बैटर, दोनों एक ही जिसे कहते हैं ना मिजाज के खिलाड़ी हैं, ठीक है, गर्म मिजाज है दोनों का और दोनों की जोड़ी देख के काफ़ी अच्छा लगता है। ये तो चलो हंसी मजाक चलता रहता है, मगर कैसे ये दोनों एक पेज पे आए हैं ये दिखाता है कि भाई आपको जब आपकी कितनी भी झगड़े हो चुकी हो, मगर जब एक कॉमन कॉज के लिए आप आते हो तो फिर आप एक तरीका ढूंढ ही लेते हो साथ चलने के लिए। बिल्कुल तरीका ढूंढ लेते हैं। दोनों एक रणजी ट्रॉफी टीम के लिए खेले हैं, दिल्ली के दोनों रहने वाले हैं, दोनों का बैकग्राउंड आप कह सकते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली छोड़ दें तो दोनों का बैकग्राउंड एक जैसा रहा है, हम्बल फैमिलीज से आते हैं। हाँ ठीक है, रुपए पैसे के मामले में गौतम गंभीर ज्यादा बेहतर पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन फिर आप ये भी देखिए कि विराट कोहली का कद और गौतम गंभीर का कद दोनों क्रिकेट में बहुत मजबूत आवाज है भारतीय क्रिकेट में। और विराट कोहली के सीनियर हैं गौतम गंभीर। जिस 2011 वर्ल्ड कप की हम बार बार फाइनल का जिक्र करते हैं, वहां विराट कोहली ने अगर जाकर गौतम गंभीर के साथ वो एक पार्टनरशिप ना की होती तो शायद आज हम उस जीत का जश्न नहीं मना रहे होते। तो कहने का आशय ये, और फिर जो बात आपने कई बार कही कि दोनों एक पेज पर हैं, दोनों को पता है कि अगर एक खिलाड़ी के तौर पर विराट कोहली चाहते हैं कि उनके नाम के आगे ग्रेट या लेजेंड जैसे शब्द लगे, तो ये सब बहुत छोटे छोटे मामले होते हैं कि आप आपस में लड़ लिए तो उसके बाद बैठे हुए हैं कि चलो अब मैं तुमसे बदला लूंगा। उनको पता है कि उनको कोच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। और सेम गोज विद गौतम गंभीर एज वेल। गौतम गंभीर की जो हिस्ट्री है, जो हम उनके सक्सेस की बात करते हैं, वो सक्सेस कहां मिली है उनको? वो सक्सेस टेस्ट क्रिकेट में तो मिली नहीं है, वो सक्सेस उनको मिली है T20 में। वो T20 फॉर्मेट के सफल कोच हैं। गौतम गंभीर भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर टेस्ट क्रिकेट में उस कामयाबी को दोहराना है जो वो T20 में दोहरा कर चुके हैं, तो उसके लिए जरूरत पड़ने वाली है विराट कोहली की। आप विराट कोहली की बल्लेबाजी को, मतलब ठीक है एक दो मैच में ना चले बात अलग है, लेकिन विराट कोहली को बाय एंड लार्ज अगर वो नहीं चलते तो आप टेस्ट क्रिकेट में बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। तो दोनों एक तरीके से एक दूसरे की जरूरत है, दोनों एक शहर से आते हैं, दोनों एक दूसरे के जूनियर सीनियर रहे और फिर हंसी मजाक में इस तरह की चीजें हो जाती है। और दिनेश कार्तिक ने तो बहुत साफ कहा गौतम गंभीर की जो आक्रामकता है ना, वो ऐसा नहीं कि गुस्सा दिखाने के लिए गुस्सा करते हैं, वो अपनी टीम की किसी बात के लिए झगड़ा करते हैं, वो अपनी टीम के खिलाड़ियों को बचाने के लिए झगड़ते हैं। तो फिर अगर वो किसी
कंपनी का नाम क्या लेना, वो दाग अच्छे वाला विज्ञापन है ना, तो बस दाग अच्छे वाला है, उस तरह का गुस्सा रहे, उतना गुस्सा जायज है। दोनों अभी बिल्कुल young जी, हैं भाई। जहां पर उन्हें लगता है कि भाई ये बात गलत है या ये बात टीम के खिलाफ जा रही है, वहीं पे स्टैंड लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हर किसी बात पे स्टैंड ले लिया, हर किसी बात पे जो है झगड़ा करने लग गए कि भाई तुमने मुझे बोल कैसे दिया। ऐसा नहीं, वो बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं। हाँ, मगर कोई नाजायज बात लगे तो फिर वो आवाज उठाते हैं। वो आवाज कब बुलंद हो जाती है वो पता नहीं लगता, बस दिक्कत यहाँ पे थोड़ी सी हो जाती है। चलिए जी, ये बातचीत करते करते ना विराट कोहली ने अपने कैप्टेंसी के बारे में कुछ बात बोली है, उसको दिखा देते हैं। एक तरीके से दर्दी है। जब मैं टेस्ट क्रिकेट में आया और फिर मुझे कप्तानी मिल रही थी तो उस समय टीम इंडिया में बदलाव का दौर चल रहा था। माही भाई यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी थी अचानक से, और मैं बस 24 या 25 साल का था। उस समय मुझे लगा कि मैं कैसे करूंगा। फिर मैं बैठा और मैंने खुद से कहा कि मुझे इससे बाहर निकलने के लिए प्लान करना होगा। इसलिए मेरे सामने चैलेंज था, तो मैं काफ़ी उत्साहित भी था। बेसिकली सर उन्होंने ये कहा कि मुझे कप्तान बनने का ना वो सुख प्राप्ति नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सामने तो चैलेंज खड़ा था। अब मैं क्या करता? अब मैंने उस चैलेंज को हेड ऑन लिया कि भाई एक ट्रांजिशन का फेज था, टीम जीत नहीं रही थी, हार रही थी, हमारे पास जो है उस तरीके के लोअर ऑर्डर बैट्समैन नहीं थे जो रन बना सके। तो हमने दो चीज़ें करी। एक, हमने ये कहा कि भाई ऊपर के 5 बल्लेबाज ऐसे होंगे जो लंबा खेल सके, और हमको तेज गेंदबाज चाहिए जो फटाफट विकेट ले सके, क्योंकि हमारे पास बल्लेबाजी डीप है नहीं। चैलेंजेस थे और बेसिकली थोड़ा सा दर्द भी झलका है, किया बहुत कुछ, और सबसे सफल टेस्ट कैप्टन है भारत के। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये चैलेंज तो भारत ही मतलब मैं कह रहा हूं, आप कौन सी ऐसी आदर्श स्थिति में कप्तानी लेंगे? कभी भी आदर्श स्थिति में कप्तानी मिलती नहीं है। क्या मैच फिक्सिंग के बाद, जब भारत में मैच फिक्सिंग का बम फूटा, उसके बाद जब सौरव गांगुली को कप्तानी दी गई, क्या वो चैलेंज नहीं था? उस वक्त तो क्रिकेट पर भरोसा ही उठ गया था लोगों का। सबको लग रहा था कि यार ये तो सब कुछ फिक्स ही होता है। वहां से सौरव गांगुली लेकर आए। क्या जब राहुल द्रविड़ ने अचानक कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, तो क्या उसके बाद अगले कप्तान पर वो चैलेंज नहीं था? क्या जब अनिल कुंबले ने छोड़ी तो क्या चैलेंज? कप्तानी तो कांटों का ताज है ही। वो मतलब उसमें कोई मुझे लगता नहीं कि कोई ये कहेगा कि साहब मैं तो बड़ा इसके लिए बड़ा मेंटली प्रिपेयर था और मैंने अपने आप को तैयार किया और मैंने ये गणित का इम्तिहान नहीं है। जहां आप जा रहे हैं इम्तिहान देने, तो आपने 100 सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए, तो आपको पता है कि 100 पेपर तो सॉल्व कर ही दिए, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। कप्तानी अलग चीज है, कप्तानी अलग तरह का एक प्रेशर है। कप्तानी विशुद्ध रूप से एक ऐसा कांटों का ताज है जिसको आप और बनना हर कोई चाहता है। बनना हर कोई चाहता है, ठीक है। ये भी नहीं कि आप कहिए कि नहीं साहब मैं कप्तान बनना ही नहीं चाहता था। तो मुझे लगता है कि शायद ये कहना कि ऐसे वक्त में मिली कि मैं कप्तानी को एंजॉय नहीं कर पाया, मुझे लगता है थोड़ा शायद आप उसको दिल का दर्द लेते। मैं शायद कहता हूं कि वो बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने आप को। वो शायद समय समझ नहीं पाए। हाँ, वो 24-25 साल की उम्र थी। हाँ, लेकिन फिर वही तो भाई, आप सोचिए मैच फिक्सिंग के बाद ग्राहम स्मिथ को भी कप्तानी दी गई थी, इधर सौरव गांगुली को दी गई थी। और बताइए 2007 वर्ल्ड कप में जब आप राहुल द्रविड़ की कैप्टेंसी में वर्ल्ड कप में हार के आए पहले राउंड में, उसके बाद क्या धोनी के जब कप्तानी में गई टीम T20 में, तो क्या चैलेंज नहीं था? बिल्कुल चैलेंज था। तो कप्तानी अपने आप में वो बस आग का दरिया है और डूब के जाना है वाली चीज है। आप उसको किस तरीके से लेते हैं, किस तरह से उस जिम्मेदारी को निभाते हैं, ये शायद अपने अपने परसेप्शन की बात है। और थोड़ा सा शायद जिस तरीके से कप्तानी गई ना, शायद वो चीज जो है ना वो उतनी हजम नहीं हो रही है, इसलिए शायद उस बात को लेकर थोड़ा भावुक भी हो जाते हैं। और कैप्टेंसी वो करना चाहते थे और इसलिए भी थोड़ी सी वो परेशानी हो सकती है। बहरहाल चलिए, एक चीज आपको इसमें और जोड़ देता हूं, अगर कप्तानी इतनी ही आसान चीज होती ना, तो सचिन तेंदुलकर भी कप्तान बने रहते। जो व्यक्ति अपने करियर में, मतलब क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक आप खोलेंगे तो उसमें जितने इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा वनडे में शतक, सबसे ज्यादा टेस्ट में शतक, आप पाएंगे वहां मास्टर ब्लास्टर अपना नाम लिखा के बैठे हुए। लेकिन जब कप्तानी करने आए तो वो नहीं उनको समझ में आया, वो उनसे नहीं हो पाई उस तरीके से जैसे वो करना चाहते थे, छोड़ी उन्होंने कप्तानी। तो कप्तानी वाकई में बहुत प्रेशर का काम है। और भारतीय टीम का कप्तान होना, मतलब दुनिया की और किसी टीम का कप्तान होना और भारत का कप्तान होना, दोनों में प्रेशर का अगर कोई ऐसा पैरामीटर होता है या कोई ऐसा जैसे थर्मामीटर होता है, आपके मुंह में लगा दिया, बता दिया कि साहब 100 बुखार है या बुखार नहीं है, 101 है, 102 है, वैसे अगर वो थर्मामीटर होता कोई प्रेशर नापने का, तो दुनिया के किसी टीम के कप्तान से 10 गुना कम से कम प्रेशर भारतीय टीम के कप्तान पर होता है। बिल्कुल जी, और वो बालों में दिख जाता है। ठीक है, सौरव गांगुली के वैसे मैं कभी कप्तान नहीं रहा। सौरव गांगुली के उड़ गए थे और धोनी के पक गए थे। धोनी के पक गए, विराट कोहली के भी कप्तानी में ही पके, रविंद्र जडेजा के अभी तक नहीं पके हैं। दोनों साथ के ही खिलाड़ी हैं। चलिए जी, अभी बस इतना ही। अब मुझे और सर को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।